Good morning schools and good morning students. Welcome you all to the first day of Super 100 program. जैसे आपको पता है ये Super 100 प्रोग्राम मेनली इसलिए है ताकि आप बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारियां भी कर सकें। तो इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको कराएंगे, जो आपके बोर्ड में भी हेल्पफुल होंगे और वो अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे नीट, जेई वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसी क्रम में, इसी श्रेणी में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो 12th क्लास का 3rd चैप्टर है और टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में वैद्युत रसायन भी कहा जाता है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को और क्वाइटली और सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर दो टर्म हमें मिल रही है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। इसका मतलब इस वाले चैप्टर में हम उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस चैप्टर में हमें दो तरीके की रिएक्शन पढ़नी है। एक वो वाली रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई केमिकल अभिक्रियाएं, कोई रिडॉक्स रिएक्शंस कराई जाएंगी, और दूसरी वो वाले सेल हम पढ़ेंगे या वो वाली डिवाइस हम पढ़ेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो हम सबसे पहले यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको वैद्युत अपघटय कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनमें अगर हम विद्युत को प्रवाह करें तो वो अपने आयंस में टूट जाएं या अपने घटकों में अलग अलग हो जाएं, उन्हें हम वैद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर किसी पदार्थ के विलयन में या उसकी गलित अवस्था में विद्युत को प्रवाहित किया जाए और वो विद्युत को प्रवाहित होने दे तो इस प्रकार के पदार्थों को भी वैद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए? इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस which allows passage of current through their solution or molten state। ठीक है, तो या तो वो विलयन के रूप में उपस्थित हो या वो हमारे पास में गलित अवस्था में उपस्थित हो। तो ऐसे पदार्थों में अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत की धारा को प्रवाहित कर सकता है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट या अपघटय कहा जाता है। ठीक है, तो ये वो होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, आपके पास में डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से पदार्थ होंगे? जो विद्युत के कुचालक हैं। तो ये यहां से एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, ये एक
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं प्लास्टिक या वुड। इस तरीके के जो भी पदार्थ होंगे तो इनमें विद्युत का संचालन नहीं होगा, तो इसलिए हम इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में हम यहां पर लिख सकते हैं आयनिक यौगिक जैसे NaCl, कुछ अम्ल HCl, H2SO4 इत्यादि, या कुछ क्षार बेस NaOH या लवण। तो लवण भी विद्युत के सुचालक हैं, उनके विलयन में भी अगर विद्युत को प्रवाहित किया जाता है तो वो विद्युत की धारा को प्रवाहित करने देते हैं। अब कोई भी विलयन, हमने ये समझा कि यहां पर दो तरह के विलयन हमें मिले, एक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी इनमें धारा प्रवाह की क्षमता के अनुसार इन इलेक्ट्रोलाइट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये जो विद्युत अपघटय है इसको कितना धारा प्रवाहित करेगा उसके आधार पर दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको प्रबल विद्युत अपघटय कहा जाएगा, और दूसरा होगा यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको दुर्बल विद्युत अपघटय कहा जाता है। प्रबल विद्युत अपघटय वह पदार्थ हैं या विलयन हैं जो पूर्णतः आयनीकृत होते हैं या पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास में जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो प्रबल अम्ल हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 इत्यादि, ये सब प्रबल अम्ल हैं, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी एक प्रबल क्षारक हमारे पास है जिसमें हमारे पास NaOH, KOH इत्यादि आते हैं, ये भी प्रबल विद्युत अपघटय की तरह ही कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ लवणों की बात करें, जैसे हमारे पास NaCl है, कॉपर सल्फेट है, तो जो आयनीकृत कंपाउंड होते हैं, आयनीकृत यौगिक हैं, या जो लवण के विलयन हैं, वो भी प्रबल विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघटय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघटय में, या जिसको वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कहेंगे, ये वो अपघटय होंगे या ये वो विलयन हैं जिनके आयन पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या वह पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जितने हमारे पास में वीक एसिड हैं, जो दुर्बल अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास में ऑर्गेनिक अम्ल हैं या हम कहें कार्बोनिक अम्ल हैं, तो वो सब वीक एसिड या दुर्बल अम्ल की श्रेणी में माने जाते हैं। उदाहरणतः एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इत्यादि। तो ये वो एसिड हैं जो दुर्बल हैं। तो इसलिए अगर हम इनमें कभी विद्युत की धारा प्रवाहित करेंगे तो वो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे, अपने आयन्स में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। दूसरे हमारे पास में यहां पर वीक बेस हैं, यानी कुछ दुर्बल क्षार, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो
अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, तो इसकी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, यानी पूर्णतः यह धारा के प्रवाह को फेवर नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ सॉल्ट भी हैं, जैसे AgCl या HgCl2, तो ये लवण भी विद्युत के प्रबल कारक होते हैं, यानी ये भी एक दुर्बल विद्युत अपघटय की श्रेणी में नापे जाते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो विलयन है जो अपने विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते हैं, और दूसरे वो जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करा सकते हैं। जो कराएंगे उनको विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, जो नहीं कराएंगे उनको कुचालक या नॉन इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे ग्लूकोज का विलयन है, सुक्रोज का विलयन है, तो ये विलयन अच्छे प्रबल अपघटय नहीं माने जाते हैं। दूसरा, इनकी क्षमता के आधार पर हम विद्युत अपघटय को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्रबल वाले और दूसरे दुर्बल वाले। अब किसी भी विलयन में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो इसका मतलब वो विद्युत धारा का चालक है, और किसी विलयन की विद्युत अपघटयता को नापने के लिए हम यहाँ पर चालकता का मान यानी कंडक्टेंस को नापते हैं। तो कंडक्टेंस के आधार पे, यानी अगर हम पहले बात करें चालकता की या कंडक्टेंस, तो चालकता या कंडक्टेंस का मतलब हुआ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, यानी आप कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। तो जितना अधिक प्रवाह होगा इसका मतलब चालकता या कंडक्टेंस उतनी अधिक मानी जाएगी। तो अब इस कंडक्टेंस के बेस पे हम जो पदार्थ हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस, जिसको धात्विक चालकता कहा जाता है, और दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जिसको वैद्युत अपघटय चालकता कहा जाता है। तो हमारे पास में इस कंडक्टेंस को हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टेंस यानी धातुओं के द्वारा, और दूसरा विद्युत अपघटयों के द्वारा। एक चीज यहां पे हमें समझनी है कि अगर कभी भी चालकता की बात की जाएगी तो चालकता के लिए या तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या हमें फ्री आयंस की आवश्यकता है। इसीलिए अगर हम कोई सॉलिड, कोई ठोस लेंगे, NaCl एक ठोस हमारे पास है, और अगर हम उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत धारा का कुचालक माना जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्थाओं में आपने पढ़ा है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो ठोस रूप में विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन अगर यही आयनिक क्रिस्टल, यही आयनिक पदार्थ हमारे पास गलित अवस्था में है या ये विलयन की अवस्था में होंगे तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ठोस में ऐसा क्या हुआ? ठोस में क्योंकि आयंस एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए वहां पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं मिलते हैं, इसलिए हम वहां पर चालकता की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन में जैसे ही हम विलयन बनाएंगे तो उसमें आयंस अलग अलग हो जाएंगे, हमें वहां पर मुक्त अवस्थाओं में आयन मिलेंगे, इसलिए वह विद्युत का संचालन करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी आयनिक पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन वही आयनिक पदार्थ अगर विलयन या गलित अवस्था में होगा तो वो विद्युत का सुचालन कर सकता है। तो अब हम यहां पर इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस और वैद्युत अपघटय कंडक्टेंस इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से यहां पर चालकता होती है। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी धात्विक चालकता की बात करेंगे तो यहां पर जो चालकता होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। तो यहां हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले जो चालकता का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें, एक विद्युत अपघटय चालक की बात करें, तो इस केस में हमें जो चालकता मिलती है वो फ्री आयंस की वजह से मिलती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मेटालिक कंडक्टेंस is due to movement of free electron and electrolytic conductance is due to movement of free ions। तो इधर इलेक्ट्रॉन मिले, इधर हमें आयंस मिले। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहां पर कोई भी केमिकल चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज ही ऑब्जर्व होता है। तो जो भी अवस्थाएं हमें मिलेंगी वो सिर्फ भौतिक अवस्थाएं मिलेंगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें किसी बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, किसी बॉन्ड को जोड़ना नहीं है। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो हमें फिजिकल यानी भौतिक प्लस केमिकल रासायनिक दोनों तरीके के परिवर्तन मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मुझे फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चेंजेस मिलेंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर है कि जब आयंस बनते हैं सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर हमने पढ़ा है, मैटर क्या होता है? कोई भी एक पदार्थ जिसका जो आयतन घेरता है और जिसका एक द्रव्यमान है उसे मैटर कहते हैं। तो जब हम आयन की बात करेंगे तो आयन अगर कहीं सॉल्यूशन में जाएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वहां पर उस सॉल्यूशन का कुछ आयतन वो ऑक्यूपाई करेगा और उसका एक द्रव्यमान भी होगा, इसलिए हम उसे मैटर कहेंगे। तो अगर कभी आयंस का माइग्रेशन होगा, अगर कभी आयन का परिगमन होगा, तो उस केस में मैटर का भी ट्रांसफर होता है। किंतु अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, जो बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जब मेटालिक कंडक्टेंस होगी तो हम यहां पर किसी भी मैटर के ट्रांसफर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए आपको। सबसे पहली बात, मेटालिक कंडक्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता होगी, यहां पर सिर्फ फिजिकल चेंज ही ऑब्जर्व होता है और यहां कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो माइग्रेशन है वो फ्री आयंस की वजह से है। यहां पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं और यहां पर मैटर का ट्रांसफर भी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो
वैद्युत अपघट्य चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ये बढ़ती है। इसके विपरीत अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो धात्विक चालकता है यह कम होती है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टेंस तो कम हो गई, लेकिन जो वैद्युत अपघट्य कंडक्टेंस है यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ये बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, बीच में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस में समझिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, और अगर वो वाइब्रेट करेगा, उसमें अगर कंपन स्थापित होगा तो उस कंपन की वजह से एक प्रतिरोध या एक अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता का मान कम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, ट्रेन हमें सामने प्लेटफॉर्म पे दिख रही है और हम भाग रहे हैं और सामने भीड़ नहीं है, तो हम सुगमता से भाग सकते हैं, हम इजीली भाग सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे भीड़ है तो हमें भागने में प्रॉब्लम होगी। सेम चीज यहां पर है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, वो बढ़ा, जिसकी वजह से उनका गतिरोध यानी अवरोध या प्रतिरोध आप बोल सकते हैं, उनकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए चालकता यहां पर कम हुई। इसके विपरीत अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहां पर जो कंडक्टेंस है वो आयंस की वजह से ही उपस्थित है। अगर आयंस होंगे तो तभी वहां पर हमें वैद्युत अपघट्य की चालकता प्राप्त होगी। जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो जब मैंने ताप बढ़ाया तो इनका बीच का बॉन्ड टूट गया, यानी आयंस फ्री हो गए। और जितने ज्यादा आयंस होंगे चालकता उतनी अधिक होगी। इसलिए ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ती है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं। तो देखिए, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न है और बोर्ड में इस बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आई है तो एक बार अपने हाथ उठाइए। गुड, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम समझते हैं कि ये जो चालकता है इसको हम किस तरीके से नाप सकते हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो इस चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस, हिंदी में इसको चालकता कहेंगे, इसको हम C से दिखा सकते हैं। तो जो चालकता है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ये जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम अनुपाती होता है। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है।
इसको हम सिंबल से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ओम। तो अगर हम चालकता की यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस होगा ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स। एक ओम इनवर्स को हम मो भी लिख सकते हैं, या अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एक ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं। इसको हम कैपिटल एस से दिखाएंगे। तो अगर हम यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की यानी चालकता की इकाई की बात करें तो इसकी इकाई हो सकती है ओम इनवर्स, मो या साइमन। अब ये किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी और किस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो हमें पता है जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यह लंबाई के समानुपाती तथा जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो इसको मैं स्मॉल l अपॉन कैपिटल A भी लिख सकता हूं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहां पर L लंबाई है और A वो क्षेत्रफल है जिस इलेक्ट्रोड का, जिसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मुझे हटाना है तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रो, ठीक है। ये जो रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, इनटू L अपॉन A। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर एक एक्सप्रेशन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये जो रो है ये क्या है? ये जो रो है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, या इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, चेंज कैसे कर रहे हैं हम समझिए। यहां पर हमारे पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रो को इधर लेके जा रहा हूं और इस R को इधर लेके आ रहा हूं। जी 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 सोमेश्वर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इन दोनों में अंतर बताइए। चालक जो आपने मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बताया था, वो फिजिकल चेंजेस आपका और क्वेश्चन, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? अब माइक को थोड़ा पास में रखिए बेटा, उसके बाद बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, वैद्युत अपघट्य चालकता में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? हाँ, जैसे NaCl है बेटा, है ना। तो NaCl को अगर आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो NaCl की जो स्टेट है यानी उसकी जो अवस्था है वो कहां से कन्वर्ट हुई, वो ठोस से चला गया द्रव में, यानी सॉलिड से गया लिक्विड में। तो वहां पर फिजिकल चेंज हुआ, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन सेम होता है। तो जब मैंने NaCl एक सॉलिड को किसी विलयन में डुबोया या उसमें घोला
तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गई, तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। समझ में आता है? सर ठीक है, सर ये फिजिकल चेंज धात्विक समझ में आया चालकता ना में बेटा? क्यों नहीं होता? हाँ बता सर, रहे ये बता रहे धात्विक सुनिए चालकता ना। में क्यों नहीं होता ऐसा? अरे पहले सुन तो लीजिए भाई। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। अब जब NaCl विलयन में जाएगा तो विलयन में जाने पर वो फ्री आयन में टूट गया, NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ था ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए ये केमिकल चेंज भी है। कहीं भी अगर बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना इन्वॉल्व होगा तो उसे केमिकल चेंज कहा जाएगा। तो NaCl का विलयन में जाना फिजिकल चेंज और NaCl का विलयन में जाके आयनीकृत होना केमिकल चेंज है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल की। अब अगर आपके पास एक मेटल है, आपके पास एक लोहे की छड़ है, ठीक है, और आप यहां से इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या अगर आप इसको यहां पे टच करें क्या आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? किसी धातु की छड़ को अगर आप एक करंट से या एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दें और आप इसको टच करके देखें, क्या आपको करंट लगेगा? सर लकड़ी की होगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो विद्युत हाँ जी चालक है। बेटा, आपकी आवाज लकड़ी नहीं आ का रही, अगर वो माइक्रोफोन छड़ होगा। पास। लोहे की सर छड़ अगर पे अगर लकड़ी का, आप, नहीं नहीं लकड़ी की छड़ अच्छा नहीं है, लोहे की छड़ है, तो उसमें तो लगेगा। लगेगा। लेकिन क्योंकि क्या ये लोहे की छड़ में जब विद्युत प्रवाहित हो रही है तो क्या इसका जो कंपोजिशन है वो बदल गया? सर ये पहले भी आयरन का था, जब इसमें करंट फ्लो हुआ तब भी ये आयरन का ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि कंपोजिशन सेम है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, बैक टू दिस क्वेश्चन बेटा। हमारे पास में हमने लिखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A। अब हम यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं रेजिस्टिविटी को इधर लेके आ गया तो ये बन गया 1/ρ, और R को इधर लेके आ गया तो ये बन गया 1/R, और इसको L/A को हम ऐसे रख। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 1/R है ये क्या है, ये चालकता है, ठीक है, दिस इज द कंडक्टेंस। और जो रो था ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां पर विशिष्ट चालकता बनेगी। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं 1/ρ। ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम विशिष्ट चालकता कहेंगे, और इसको हम कापा से प्रदर्शित करते हैं। 1/R जो है ये है कंडक्टेंस, यानी ये चालकता है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, और जो L/A है इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट यानी सेल नियतांक, जिसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इसको G* से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहां पर हमें एक रिलेशनशिप मिली, क्या कापा किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ कंडक्टेंस यानी चालकता गुणा सेल कांस्टेंट। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल पार्ट है जो एग्जाम में आता है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम है और चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम है। कापा किसके बराबर होता है, कापा चालकता गुणा सेल स्थिरांक के बराबर होता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी यूनिट की, इसकी इकाई की, कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, उसकी यूनिट या उसकी इकाई क्या हो सकती है। समझिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम नहीं मिटा रहे यहां से। तो यूनिट ऑफ कापा, कापा को हमने लिखा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, क्योंकि कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम अनुपाती है। और जो सेल कांस्टेंट है ये है L/A। L क्या है, यहां पर लेंथ है जो सेंटीमीटर में होगी, और A यहां पर क्षेत्रफल यानी एरिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अगर हम L/A की यूनिट यहां से निकालें, देखिए कितना होगा, इट विल बी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। भाई स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या अगर हम एसआई सिस्टम में इसको देखें बेटा, तो ये हो जाएगा साइमन पर मीटर। तो ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता की इकाई। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि चालकता या विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो सकती है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से इकाई को प्रदर्शित करेंगे या उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां तक हमने चालकता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो चालकता को बढ़ा सकते हैं या उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है यहां पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी जो विद्युत अपघटय हमें दिया गया है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, वह चालकता को प्रभावित करती है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रबल होंगे उनकी चालकता यानी उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी और जो दुर्बल होंगे उनकी कंडक्टेंस कम होगी। सबसे पहला, तो अगर हमें कहा जाए कि मेरे पास में यहां पर HCl दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे यहां पर NH4OH दिया हुआ है, मुझे यहां पर CH3COOH दिया हुआ है, या मुझे यहां पर Na2SO4 दिया हुआ है, और मुझसे पूछा जाए कि यहां पर सबसे अधिक चालकता किसकी होगी, तो हमें पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड ये दुर्बल चालक हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघटय हैं, ये 100% वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए ये तो किस में आ जाएंगे, वीक में आ जाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग में आपके पास बचा HCl और Na2SO4, तो ये दोनों विद्युत के यानी आप कहें कि ये प्रबल विद्युत अपघटय होंगे। अब इन दोनों में भी अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो यहां पे हम देखेंगे कि ये हमें सिर्फ 2 आयन दे रहा है, H+ और Cl-, और Na2SO4 को अगर हम देखें तो ये हमें यहां पर 3 आयन देगा, 2Na+ प्लस SO4 2-, और जितने ज्यादा आयन्स होंगे इसका मतलब चालकता उतनी अधिक होगी। तो अगर इन दोनों को कभी कंपेयर किया जाएगा तो Na2SO4 एक प्रबल विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करता है। तो हम यहां पर नंबर ऑफ आयन्स को भी देख के बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वो वीक होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रबल है वो अच्छा चालकता दिखाएगा, जो दुर्बल है उसकी चालकता थोड़ी कम होती है। दूसरा, यहीं से हम आयन्स के बारे में भी समझ सकते हैं, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसकी चालकता भी अधिक होगी।
ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ विद्युत अपघट्य चालकों की बात करेंगे। मेटेलिक कंडक्टिविटी की बात इस वाले चैप्टर में हमें नहीं करनी है, ना वो हमारे कोर्स में है। दूसरा है हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो हम ये देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, हमें नंबर ऑफ आयंस फ्री मिल जाएंगे, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तीसरा है हमारे पास में डाइल्यूशन, जिसको हम तनुता भी कहते हैं। डाइल्यूशन या तनुता का मतलब है, देखिए पहले विलयन की थोड़ा सा बात कर लें। विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है डाइल्यूट जिसको तनु विलयन कहा जाता है, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड जिसको सांद्र विलयन। दोनों में फर्क क्या है? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या जो एक तनु विलयन है उसमें जो जल है या आप कहें जो विलायक है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो यहां पर विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। अगर हम विलय और विलायक दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं उन्हें तनु विलयन कहा जाता है। लेकिन अगर विलायक की मात्रा कम है और विलय की मात्रा अधिक है तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे उन्हें सांद्र विलयन कहा जाएगा या उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब अगर कभी डाइल्यूशन की बात की जाएगी तो डाइल्यूशन कब होगा? जब हम एडिशन ऑफ वाटर, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पानी मिला रहे हैं किसी विलयन में, तो उसकी वजह से विलायक की मात्रा अधिक होगी और वो सांद्र विलयन एक तनु विलयन में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम कभी एसिड की बात करें, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और मैं इसको डाइल्यूट एसिड बनाना चाहता हूं, एक सांद्र अम्ल है और हम इसको एक तनु अम्ल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इसमें वाटर को ऐड करना है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डाला जाता। कभी भी अगर आपको तनुता करनी है तो आप हमेशा एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तनुता है यानी जो डाइल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो अगर हम एसिड पानी को एसिड में डाल देंगे तो यहां पर ऊर्जा बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो उसका कंटेनर फट सकता है और वो हमारे ऊपर भी गिर सकता है। तो इसलिए हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड किया जाएगा। इससे होगा क्या, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो जो भी हीट रिलीज होगी, जो भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, वो ऊष्मा इन वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इसलिए डाइल्यूशन कभी भी एसिड में अगर करना है तो हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाटर को एसिड में नहीं डाला जाएगा। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि अगर हम चालकता के ऊपर इस तनुता के प्रभाव को देखें तो यह तनुता चालकता को बढ़ाएगी, कम करेगी, या वो उसको ऐसे ही रहने देगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने कहा हमारे पास में 0.1 m NaCl का विलयन है। यहां पर जो m है ये मोलरता को प्रदर्शित करता है। तो 0.1 m सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि NaCl के
0.1 मोल 1 लीटर विलियन में। अब हमने क्या किया, इस 1 लीटर में पानी को ऐड किया और पानी को ऐड करके हमने इसको 10 लीटर कर दिया, यानी हमने आयतन को 10 गुना बढ़ा दिया। अब अगर आयतन 10 गुना बढ़ा तो आप समझिए कि जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं, जब हम इसको तनु बना रहे हैं, तो मोल की संख्या प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि हम मोल इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। मैंने इसमें NaCl को ऐड नहीं किया है, मोल्स अभी भी उतने ही है 0.1 मोल। लेकिन अब ये 0.1 मोल 10 लीटर विलियन में उपस्थित होंगे। जो पहले 0.1 मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित थे, अब वही 0.1 मोल को 10 लीटर में उपस्थित माना जाएगा। और अगर ये 10 लीटर में उपस्थित है तो प्रति इकाई आयतन नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ आयंस की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले 0.1 1 लीटर में थे, अब उन्हीं 0.1 को 10 लीटर में उपस्थित होना है। इसका मतलब प्रति इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस की संख्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कम होगा, इसलिए जो चालकता है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो घट जाती है। और क्यों घटी कंडक्टिविटी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ आयन प्रति इकाई आयतन घट गए, इसलिए चालकता घट जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आता है ये? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा कि डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो डाइल्यूशन करने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब डाइल्यूशन किया जाएगा तो जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी। और कम क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रति लीटर आयतन कम हो गए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ तक चालकता के बारे में पढ़ा, चालकता की इकाई क्या है, कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अब ये जो चालकता है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक मोलर चालकता के रूप में और दूसरा तुल्यांकी चालकता के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोलर चालकता या मोलर। इस मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा m या डेल्टा m से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए मोलर चालकता क्या है, हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे आयंस हैं। अब किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल में जो आयनों की संख्या है उसके द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो अगर हम मोलर चालकता को डिफाइन करें तो मोलर चालकता क्या हुई? इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस present in 1 mole of an electrolyte solution। तो किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 मोल में उपस्थित आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। समझ में आया? जैसे मेरे पास में NaCl है, मैंने पिछला एग्जांपल जो पढ़ा था 0.1 m NaCl है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इसमें 0.1 मोल है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल्स है। सपोज हमने कहा कि
जो 0.1 मोल है, इसकी वजह से जो चालकता हमें मिली, ये हमें x ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मिली। तो ये जो x ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ये 0.1 मोल की चालकता है, राइट। अब हमें यहां पर 1 मोल की चालकता को ज्ञात करना है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि लेट से हम इसको कुछ 5m कर दें और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 5m का मतलब कि 5 मोल्स है मेरे पास में। तो 5 मोल की जो चालकता है वो कितनी है, वो x है। अब अगर हम 1 मोल की चालकता निकालें तो 5 मोल की चालकता हो गई x, 1 मोल की चालकता कितनी हो गई, x/5। तो ये जो x/5 है, इसे क्या कहा जाएगा, ये इसकी मोलर चालकता मानी जाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल में के आयंस की वजह से जो चालकता हमें मिलती है, उसे मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें 1 मोल के लिए ही निकालनी है। तो अब अगर हम मोलर चालकता को यहां पर फाइंड आउट करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, भाई 1 मोल की चालकता हुई तो हम लिखेंगे लैम्डा m इज इक्वल टू कापा। कापा क्या था, ये था विशिष्ट चालकता इनटू वॉल्यूम इन सीसी। ये हमारे पास में मोलर चालकता का फॉर्मूला आएगा। अब हमें यहां पर समझना है कि ये जो सीसी है, इसका मतलब क्या है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और जो 1 मिलीलीटर है, यह 1 सीसी के बराबर होता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर लैम्डा m को मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस, कापा हो गया हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता, और V इन सीसी है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल का आयतन जो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसको मैं सीसी में लिखूंगा। तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला हुआ। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1 ml 1 सीसी के बराबर है। इसका मतलब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुए। यह है समझ में? भाई 1 मिलीलीटर 1 सीसी के बराबर है और 1 लीटर में 1000 ml है। इसका मतलब कि 1 लीटर में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अगर कभी हमें वॉल्यूम मोल पर लीटर में गिवन है, यहां तो सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में, अगर कभी वो हमें मोल पर लीटर में गिवन है, तो हम यहां पर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे होगा? चेंज ये होगा कि अब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, पहले फॉर्मूला क्या था, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम इन सीसी। अब अगर मोल पर लीटर में गिवन है तो मैं लिखूंगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलैरिटी, और कितना फैक्टर आ रहा है 1000 का, इंटू 1000। तो ये मेरे पास में हो जाएगी यहां पर मोलर चालकता का सूत्र। तो मोलर कंडक्टेंस हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं।
देखिए यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ये है कापा, कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट हमने कितनी निकाली थी, इसकी यूनिट हमने निकाली थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हुई। और मोलैरिटी को अगर हम देखें तो मोलैरिटी क्या है, मोल प्रति लीटर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, और 1 लीटर में कितना है बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब गुणा 1000। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो ये हमारे पास आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां पर मोलर चालकता की इकाई मुझे मिली ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या हम ओम इनवर्स को मोह भी लिख सकते हैं, तो मोह सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये भी इसकी इकाई हो सकती है। या एक मोह को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी इसकी इकाई हो सकती है। तो अगर हम मोलर चालकता की इकाई की बात करें तो हमारे पास में अलग अलग तरीके से अलग अलग इकाइयों का मान आता है। तो क्वेश्चन में आपको ये वाली यूनिट देगा और इसको कन्वर्ट कराएगा किसी दूसरी यूनिट में, तो ये हमें ध्यान रखना है, यह हमें समझना है कि अगर हमारे पास में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया हुआ है तो इसको मैं मीटर स्क्वायर पर मोल में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं। तो अब इसको समझ लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। इसका मतलब कि जो 1 मीटर है वो 10⁴ या 1 मीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है तो मैं इसको 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर लिख सकते। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होगा। नोट डाउन करें, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये कन्वर्जन फैक्टर हमें ध्यान रखना है। इस कन्वर्जन फैक्टर में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों में वो फंसा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि वो मुझे क्वेश्चन में यूनिट मीटर स्क्वायर दे और जो आंसर उसने दिया हुआ है उसमें वो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, तो हमें यहाँ पे ये कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा मोलर चालकता के बारे में। अगली क्लास में हम तुल्यांक चालकता के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी 2 मिनट है, तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज के माध्यम से या तो फिर चैट के माध्यम, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।